नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। सातवें चरण के अंतर्गत क्या आपकी बहाली सुनिश्चित है? सातवें चरण के अंतर्गत बहाली कैसे होगी? 60-40, 80-20, 75-25 एकेडमिक तमाम गतिरोधों के बीच इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बहाली कैसे होगी। 100 नंबर से कम जिन लोगों का मार्क्स है, चाहे वो सीटेट में, बीटेट में, एस्टेट में 75-25 से बहाली होती है तो उनकी क्या स्थिति होगी? 60-40 से बहाली होती है तब उनकी क्या स्थिति होगी? बीएसईबी के कैंडिडेटों का सीबीएसई के कैंडिडेटों से तुलनात्मक अगर अध्ययन किया जाए तो उसके बाद कौन पिछड़ते नजर आ रहे हैं और कितने प्रतिशत का फासला देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, क्या आप सेफ हैं या फिर हो सकता है खतरा? इन तमाम मुद्दों को देखने और समझने के लिए हमने कई हजार डाटों के विश्लेषण के बाद यह अध्ययन किया और इस प्रस्तुतिकरण को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इतने प्रतिशत में काम हो जाएगा, इतना बन रहा है, क्या और आगे दरकार पड़ेगी? तमाम आपके जो सवाल होते हैं उन सवालों के जवाब भी इसी वीडियो में आपको अंत में देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, तमाम गतिरोधों के बीच हम आज इस वीडियो में चर्चाएं करेंगे कि अगर बहाली 75-25 से हो जाती है, अगर बहाली 60-40 से हो जाती है तो 100 नंबर से कम जिन लोगों के मार्क्स हैं, जो मिनिमम मार्क्स हैं और जो एक एवरेज मैक्सिमम मार्क्स हैं, उन लोगों के बीच के तुलनात्मक अध्ययन को देखेंगे कि उनके बीच का अंतर कितना हो रहा है और कितने अंतर से लोग बाहर हो सकते हैं, कितने प्रतिशत का फासला ऊपर और नीचे के कैंडिडेटों में हो रहा है। तो शुरुआत हम लोग करते हैं और आपका स्वागत करते हुए मैंने एक पेज में ही लिख के समझाने का प्रयास किया है। समझिएगा। सबसे पहला प्रश्न यह है कि बहाली का आधार क्या होगा। ये आप सबों को पता है कि बहाली के आधार को 3 तरीके से लोग बता रहे हैं और सबके पास पुख्ता सबूत है। कोई 60-40 कन्फर्म करता है, कोई 75-25 की बातें करता है, तो कोई एकेडमिक की बातें हवा में लाता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, नियोक्ता सरकार है। सरकार को बहाली 60-40 पे लेनी होगी, 60-40 पे ले ले। 75-25 पे लेनी है, 75-25 पे ले ले। एकेडमिक पर लेनी है, एकेडमिक पर ले ले। और जितने खुले सादगी से मैं इस बात को कह रहा हूँ और जिस प्रकार से मैं इस बात को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, शायद बहुत कम लोग होंगे कि तमाम किसी भी प्रकार से सरकार बहाली ले इसके फेवर में होंगे। जो लोग फेवर में हैं वो आम अभ्यर्थी हैं, लेकिन जो फेवर में नहीं हैं वो प्रोफेशनल ठग है। लेकिन हम आज उस मुद्दे पर नहीं पड़ेंगे। हमारा जो आज का जो विश्लेषण है उसी पर हम लोग टिके रहेंगे। हम देखेंगे कि 60-40 में क्या कंडीशन है, 75-25 में क्या कंडीशन है और इन्हीं दोनों मुद्दों को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और 60-40 के आधार पर एक जो एवरेज के टॉप कैंडिडेट हैं और 75-25 के आधार पर टॉप कैंडिडेट और एक एवरेज मिनिमम कैंडिडेट का जो मार्क्स है उस पर हम लोग तुलना करेंगे और आपको उसको समझाने का प्रयास करेंगे कि आखिर मामला फंस कहाँ रहा है। अगर क्वालिफाई की बात कर ले तो तकरीबन 80,402 क्वालिफाई आपको एस्टेट 19 में देखने को मिल रहे होंगे। एसटीईटी 11 की क्वालिफाई की बात कर ले तो मिनिमम उनको 90 मार्क्स, यानी कि उनके क्वालिफाइंग मार्क्स जो थे वो 60% थे। और 2019 एसटीईटी क्वालिफाई की मार्क्स बात कर ले हम तो उनका मिनिमम 75 मार्क्स है, क्योंकि यहाँ पर क्वालिफाइंग प्रतिशत जो था वो 50% है। तो अंतर कितना का होगा आप ध्यान रखें। बड़े ही छोटे से वीडियो में प्रयास करूंगा बहुत तेजी के साथ निकालने का, तो बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा, वरना समझ में आने में थोड़ा परेशानी हो सकता है। अगर 60-40 से सरकार बहाली करती है, बड़े सटीकता के साथ समझने का प्रयास कीजिएगा। 60-40 बड़ी आसान भाषा में मैं बता रहा हूँ। अगर 60-40 का मतलब हो गया कि 60 आपको एसटीईटी टीईटी के मार्क्स के प्रतिशत का और 40 आपके एकेडमिक के प्रतिशत का, तो 110 नंबर मैंने लिखा है और 90 नंबर की मैं तुलना कर रहा हूं। बहुत कम लोग हैं जिनका 120 प्लस नंबर है। 110 के आसपास के एवरेज नंबर वाले ज़्यादा हों जो हाईएस्ट स्कोर गेन कर रहे हैं। आपके अगल बगल भी लोग होंगे तो 108 होंगे, 110 होंगे, 112 होंगे, 115 होंगे, यही आसपास के लोग ज़्यादा होंगे जिनका हाईएस्ट मार्क्स है। तो मैंने एक एवरेज 110 लिया है और 90 नंबर मैंने मिनिमम एवरेज लिया है, क्योंकि किसी का 85 होगा, किसी का 95 होगा, किसी का 88, 87। तो मैं 110 और 90 नंबर की मैं तुलना कर रहा हूँ। 110 का मतलब अगर आप प्राप्तांक में
देखेंगे तो 73.33% प्राप्तांक होता है, क्योंकि 150 नंबर में अगर 110 के शिकार है तो वो लगभग 73.33% होता है। और वहीं 90 का मतलब होता है कि वो 150 में 60% प्राप्तांक उन्होंने प्राप्त किया है। अगर हम पूरे डाटा का विश्लेषण करें तो 110 का अगर आप 60% निकालिएगा यानी कि 73.33%, क्योंकि उसमें प्राप्तांक के प्रतिशत के 60% का वेटेज अगर दिया जाता है तो 73.33% का 60% अगर आप निकालिएगा तो तकरीबन 43.99 अंक प्राप्त होते हैं, यानी कि लगभग 44 नंबर। वहीं 90 का अगर आप 60% निकाल रहे हैं तो 60% होता है। 90 150 में से अगर 90 अंक प्राप्त किए हैं तो आपका प्रतिशत जो प्राप्तांक है वो 60%, और 60% का अगर आप 60% निकालिएगा तो लगभग 36 नंबर होता है। यानी कि STET मार्क्स में 60% का अगर रेशियो दिया जाता है तब अंतर होता है 44 से अगर 36 को घटाइएगा तो लगभग 8 नंबर, यानी कि 8 नंबर यानी कि 8% का ये अंतर 60-40 में 90 और 110, यानी कि जहां 20 नंबर में ये प्रतिशत आपको 8% का अंतर देखने को मिल रहा है, 90 नंबर प्राप्त करने वाले और 110 प्राप्त करने वाले। अब तमाम सभी कैंडिडेटों का 110 नहीं है और सभी कैंडिडेटों का 90 भी नहीं है, तो आप लोग अपने अध्ययन को देख लीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। अगर यही डाटा यही नंबर 75-25 के रेशियो में कन्वर्ट हो जाता है बहाली की प्रक्रिया सपोज कीजिए, तो 75-25 में क्या बदलाव होगा? 75-25 में अगर 110 नंबर वाले का और 90 नंबर वाले का तुलना करें तो 110 का 75%, यानी कि 110 का मतलब वही 73.33% का 75% अगर आप निकालिएगा तो लगभग 55 नंबर, और 90 का अगर 75% अगर आप निकालिएगा तो लगभग 45 नंबर। यानी कि यह अंतर जैसे ही 60-40 से बढ़कर 75-25 पे जाता है रेशियो, तो यह अंतर बढ़ के लगभग 10 नंबर का हो जाता है, जो कि 60-40 में 8 नंबर का था। यानी कि प्रतिशत में कैलकुलेट करिएगा तो 2% का अंतर आपको देखने को मिल जा रहा है 60-40 और 75-25 में। 75-25 में जो प्रतिशत अंक का बदलाव है वो 2% ज़्यादा हो जा रहा है अकॉर्डिंग टू 60-40। अब हम दूसरे मुद्दे पर चलते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा शैक्षणिक योग्यता का होता है, क्योंकि 60-40 में 40% जो है वो हमारा शैक्षणिक योग्यता है, 75-25 में 25% जो है वो हमारा एकेडमिक है। उस एकेडमिक में जो वायरल पिछले बार हुआ था उसी के आधार पर अगर हम चर्चा कर लें तो मैट्रिक, इंटर, बीए और बीएड को जोड़ा गया है। और मैट्रिक, इंटर, बीए, बीएड 2 प्रकार के कैंडिडेटों के लिए है, एक जो बीएससीबी से पास किए हैं, एक जो सीबीएसई से पास किए हैं। कई लोगों का यह आरोप होता है या यह प्रश्न होता है कि बीएससीबी से पास किए गए अभ्यर्थियों के जो अंक प्रतिशत हैं वो सीबीएसई से प्राप्त अभ्यर्थियों के अंक प्रतिशत से बहुत कम है। मैंने कई लोगों के अंक प्रतिशत को मेरे पास अगर एक विषय की अगर हम चर्चा करें तो सामाजिक विज्ञान विषय में तकरीबन 2300 से 2400 लोगों का डाटा है जो पिछली बार मैंने कंडक्ट कराया था, और उसमें मैट्रिक से लेकर के इंटर, ग्रेजुएशन और बीएड तक के अंक प्रतिशत मेरे पास अवेलेबल हैं। और उस अंक प्रतिशत को देखने के बाद मैं एक मिनिमम और मैक्सिमम मार्क्स का एवरेज लेकर के आपको दिखाने का प्रयास इस वीडियो में कर रहा हूँ। अगर आप बीएससीबी के हैं तो मैट्रिक में आपको लगभग 60% का एवरेज अंक आपको आया होगा, 5% आगे या पीछे आप उसको मान सकते हैं। इंटरमीडिएट में भी लगभग 60%, बीए में यानी कि ग्रेजुएशन में 55 से 60%, ये डिपेंड करेगा अलग अलग सब्जेक्ट पर। जैसे कि अगर आप मैथमेटिक्स के हैं तो आपकी प्रतिशत ज़्यादा हो सकती है। मैं यहाँ सामाजिक विज्ञान को संदर्भ में रखकर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए मैंने 55 से 60% लिया, क्योंकि मेरे पास जो डाटा ज़्यादा आया है वो सामाजिक विज्ञान का आया है। वहीं बीएड की अगर आप चर्चा कर ले तो बीएड में 70% से 80%, ये बीएससीबी के कैंडिडेट अगर कोई हैं तो उनका लगभग ये स्कोर है, जो कि डाटा अवेलेबल मेरे पास है। वहीं सीबीएसई के जो कैंडिडेट हैं मिनिमम 70% से 75% उनका मैट्रिकुलेशन में है। 70% से 75% एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ, किसी किसी का 87% भी है। इसका मतलब ये नहीं कि सबका 87% है, लेकिन जो एवरेज निकाला है मैंने कि लगभग 70 से 75 के बीच का उनका एवरेज आता है मैट्रिक और इंटर में। लेकिन ग्रेजुएशन में जैसे ही बात होती है तो फिर से 55 और 60 के बीच का रेशियो हो जाता है आपको ग्रेजुएशन सब्सिडरी के साथ। केवल ऑनर्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सब्सिडरी के साथ की मैं बात कर रहा हूँ। वहीं बीएड की बात कर लो तो बीएड में 70 से 80%, सीबीएसई में भी यही कुछ अमूमन देखने को मिलता है। यानी कि सीबीएसई और बीएससीबी के कैंडिडेटों के लिए मैट्रिक और इंटर
इन दो जगहों पर वो 10 से 15% का जो है मार्जिन लेते हुए दिखते हैं। अगर गवर्नमेंट मैट्रिक और इंटर को हटा दे तो ये परेशानी खत्म हो जाती है, लेकिन अगर मैट्रिक और इंटर रहता है तो क्या बदलाव और क्या संभावनाएं देखने को मिलती है। सपोज कीजिए कि मैट्रिक और इंटर के साथ जो मैंने ऊपर डाटा दिखाया, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड, बीएससीबी के कैंडिडेटों को ये चारों को जोड़ दिया जाए तो नंबर होता है 260, और 260 को 4 से डिवाइड अगर कर दिया जाए तो होता है 65%। अब 65% का 40% अगर आप निकाल लीजिएगा तो होता है 26 नंबर। यानी कि जो बीएससीबी की कैंडिडेट हैं, जो मिनिमम मैक्सिमम मार्क्स की जो मैंने बात बताई, उससे 26 नंबर इनका 40% एकेडमी के आधार पर आता है। वहीं सीबीएसई के कैंडिडेटों की अगर बात कर लें तो जो मिनिमम अगर आप ले लें तो मिनिमम मैट्रिक में 70%, इंटर में 70%, ग्रेजुएशन में 55% और बीएड में 70%। तो मिनिमम इनका होता है 265 नंबर, यानी कि 66.25%। और इन 66.25% का अगर आप 40% निकालिएगा तो ये होता है 26.5%। लेकिन अगर मैक्सिमम की अगर आप बात कर ले तो मैक्सिमम 75% मैट्रिक, इंटर और 60% ग्रेजुएशन और 80% बीएड इनको जोड़ दीजिएगा आप तो लगभग ये 290 नंबर होता है। और 290 नंबर को अगर आप डिवाइड करके इसका 40% निकालिएगा तो ये तकरीबन 29 नंबर होता है, जो कि बीएससीबी के कैंडिडेटों से 3% का अधिक का मार्जिन ले जाता है। और ये 3% बहुत होता है। बहाली में तो 0.1% से भी आप बाहर हो सकते हैं, तो ये 3% बहुत होता है। तो ये सवाल जो आपका होता है कि मैट्रिक में, इंटर में बीएससीबी और सीबीएसई का क्या फ़र्क पड़ेगा, तो फ़र्क जरूर पड़ता है। 3% का लगभग फ़र्क जो है आपको देखने को मिल रहा है बीएससीबी और सीबीएसई से। अब हम आगे चलते हैं कि 110 वाले का क्या है और 90 वाले का क्या है। 110 वाले का जो मैंने आपको दिखाया था लगभग 44 नंबर बनता था 60-40 के अकॉर्डिंग, तो 40% जो है एकेडमी के अकॉर्डिंग जो बन रहा है वो आपको बन रहा है 26 नंबर। यानी कि 44 और 26 को आप जोड़ दीजिए तो ये लगभग 70% 110 नंबर वाले जो हैं उनका टोटल मेरिट बन रहा है। इसके पहले एक चीज़ हमने यहाँ पर छोड़ दिया, 65% का जब हमने 40% निकाला था तो 26 नंबर है, लेकिन जब 75 और 25 की अगर हम तुलना करते हैं, यानी कि 75-25 के रेशियो के आधार पर एकेडमिक जब 25% काउंट किया जाएगा तो 65% का 25% जब आप निकालिएगा तो ये 16.25% होता है। वहीं 66.25% का जब 25% निकालिएगा तो 16.56% ही रह जाता है। अब हम आ जाते हैं जो मैंने अभी एवरेज मेरिट की बात बताई थी। 110 वाले का 60% के आधार पर जो एसटीईटी, टीईटी मार्क्स पे 60% अगर कन्वर्ट किया जाए तो 44 नंबर आता है। और वहीं 40% एकेडमिक 26 नंबर, यानी कि इनका मेरिट 70%, ये एवरेज मेरिट है। यानी कि 110 वाले जी नंबर प्राप्त करने वाले लोगों को 70% तो मान करके चलिए कि उनका मेधा बनेगा। यानी कि 90 नंबर वाले का कितना बनेगा अगर देखना है तो आपको नीचे देखना पड़ेगा कि 60% के आधार पर 36 नंबर, यानी 60-40 के अकॉर्डिंग, और 40% 26 नंबर। तो 36 और 26 जोड़ कर दिया जाए तो ये होता है 62 नंबर। और यहाँ भी जब हमने टीटी और एसटीईटी को जो तुलना किया था वहाँ भी 8% का अंतर था, और जब एकेडमिक लगा के तुलना कर रहे हैं तो भी ये 8% का अंतर आ रहा है 90 नंबर और 110 नंबर वालों के बीच में। बाकी इससे ज़्यादा आपका है तो ये अंतर कम होगा, और इससे कम है तो ये अंतर ज़्यादा होगा, ये आप खुद में तय कर सकते हैं। वहीं 75 और 25 से भी अगर आप तुलना कर लें तो 75-25 के अकॉर्डिंग ये 55 नंबर और ये 16.25 एकेडमिक, मैंने जैसा कि आपको बताया, तो ये मेरिट बढ़ के हो जाता है 71.25। और 90 नंबर वालों को 45 और 16.25 यानी कि 61.25, ये अंतर यहाँ भी 10% का है। तो मेरा अमूमन बोलने का यह मतलब था कि आप 60-40 के आधार पर अगर आप चले तो जो 110 यानी कि मैक्सिमम में से जो एवरेज है और 90 मिनिमम का जो एवरेज है, इन दोनों के बीच में 8% का अंतर रहता है। और 75-25 में मैक्सिमम के एवरेज और मिनिमम के एवरेज का अंतर जो है वो 10% का रहता है। अगर बहाली होती है मान लीजिए 60-40 में, तो 60-40 में अगर टॉप के कैंडिडेट जो हैं वो ये मान करके चलेंगे कि जिनका 70% के ऊपर है वो टॉप मोस्ट कैंडिडेट कहलाएंगे 60-40 के अकॉर्डिंग। और मिनिमम जिनका बन रहा है 62% या 60%, इसमें प्लस माइनस 2 नंबर 2% आप ले सकते हैं, यानी कि 60% तक के भी कैंडिडेट जो हैं वो निराश नहीं होंगे। 60-70% के कैंडिडेट अच्छे खासे संख्या में होंगे और इनकी बहाली मुमकिन हो सकती है सामाजिक विज्ञान विषय में, एक मैं उदाहरण के तौर पर दे रहा हूँ। वहीं अगर आप 75-25 के रेशियो में ले लें तो 75-25 में लगभग 72% से ऊपर वाले कैंडिडेट टॉप मोस्ट कैंडिडेट कहलाएंगे,
और जो 62% तक के कैंडिडेट हैं यानी कि 10% के अंतराल में वो भी कैंडिडेट बाहर नहीं होंगे, वो भी रेस में शामिल होंगे। लेकिन 75-25 में 60% के नीचे जो कैंडिडेट जाएंगे, जो 60% के नीचे के कैंडिडेट हैं उनको 5000 सीट में आ पाना बड़ा मुश्किल होगा। इसके लिए सीटों का बढ़ना बेहद आवश्यक है और जितनी ज़्यादा सीटें बढ़ेंगी ये जो प्रतिशत है उतना ही घटेगा। सपोज कीजिए अगर ये सीटें 5000 से बढ़ करके 9000 हो जाती हैं तो ये 62% घट करके आपको 58% भी आ सकता है, 57% भी आ सकता है। अगर ये सीटें बढ़ करके 10,000 हो जाती हैं तो ये जो 62% जो मैंने आपको दिखाया ये 62% कहीं ना कहीं 56% पे भी आ सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्रतिशत जो है मेधा अंक का वो कैसे कमेगा, जैसे सीट बढ़ेगा वैसे कमेगा। बाकी 60-40 और 75-25 में कुल मिलाकर के 8% और 10% का अंक का जो मेरिट का जो अंतर है वो है 8 और 10% कम नहीं होता है। लेकिन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए और हिस्सेदार बनने के लिए मैंने 90 नंबर और 110 नंबर की तुलना की है, इसलिए घबराने उबराने की कोई बात नहीं है। प्रयास जारी रखिए। शुरुआती अगर आप छठे चरण का मेरिट लिस्ट देखेंगे तो टॉप के कैंडिडेटों का मेरिट बनता है 78% और नीचे आते 50 अंक, जैसे ही 50 डाटा पे आप आते हैं ये मेरिट आकर के 65% पे बन जाता है, यानी कि 13% का अंतर गिर जाता है मात्र 40-50 कैंडिडेटों में। तो 8% और 10% कोई ज़्यादा भी नहीं होता है। सीट बढ़ेगी, बहाली सुनिश्चित जल्दी होगी, सीट घटेगी, बहाली में देरी होगी। धन्यवाद।